हेलो स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री क्लास में आपका स्वागत है। केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर पार्ट 10 एंड टॉपिक फॉर टुडे आर वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, की पॉइंट्स एंड इंट्रोडक्शन। केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स के पार्ट 10 में आज हम स्टडी करेंगे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एंड की पॉइंट्स। क्या है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एंड क्या है इसका कॉन्सेप्ट? Valence bond theory, it was given by Hitler and London in 1927 and developed by Pauling and others. हिटलर एंड लंदन द्वारा 1927 में थ्योरी दी गई थी एंड पॉलिंग ने इसको आगे बढ़ाया और आगे उसको एक्सप्लेन किया। तो पहला क्वेश्चन आता है, व्हाई इट वाज गिवन? क्यों लाई गई वैलेंस बॉन्ड थ्योरी? किन कमियों को दूर करने के लिए वैलेंस बॉन्ड थ्योरी दी गई? So point 1 is Lewis structure explained the distribution of electrons between the atoms and writing of structure of molecule, but failed to explain the formation of chemical bonds, difference in bond dissociation energy and bond length of the bonds. Lewis structure जो कि केमिकल बॉन्डिंग समझाने के लिए सबसे पहले दिया गया था, वो केवल इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन एक्सप्लेन कर पाया। स्ट्रक्चर मॉलिक्यूल्स को लिखने के लिए उसने हेल्प की, बट ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि केमिकल बॉन्ड बनते क्यों हैं, कैसे बनते हैं, क्यों है उनकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी में डिफरेंस, और डिफरेंट बॉन्ड्स जो कि सेम टाइप के भी हो सकते हैं, डिफरेंट टाइप के भी हो सकते हैं, अलग अलग मॉलिक्यूल्स में वो डिफरेंट क्यों हैं। VSEPR थ्योरी, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर थ्योरी, जो कि इस वीडियो से पहले दी गई थी, इसको भी आप डिटेल में पढ़ सकते हैं दिए गए आई कार्ड के अकॉर्डिंगली। VSEPR थ्योरी गिव्स द ज्योमेट्री ऑफ सिंपल मॉलिक्यूल। ये केवल सिंपल मॉलिक्यूल्स के स्ट्रक्चर्स को, उनकी ज्योमेट्री को समझा पाई, बट फेल टू एक्सप्लेन द ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स। ऐसे कॉम्प्लिकेटेड मॉलिक्यूल जिसमें बॉन्ड्स के साथ साथ एक एटम के साथ दूसरा एटम, दूसरे के साथ तीसरा एटम कॉम्प्लेक्स फॉर्म में अरेंज्ड हैं, उनको ये नहीं एक्सप्लेन कर पाए। सो VSEPR थ्योरी, ऑल्दो इट एक्सप्लेन मैनी स्ट्रक्चर्स ऑफ मॉलिक्यूल, काफी सारे स्ट्रक्चर्स एक्सप्लेन किए, लेकिन फिर भी इसकी एप्लीकेशंस काफी लिमिटेड थी, काफी कम पॉइंट्स पर ही ये एप्लीकेबल थी, और इसीलिए इन कमियों को दूर करने के लिए वैलेंस बॉन्ड थ्योरी वाज गिवन। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी इज मेनली बेस्ड ऑन द फॉलोइंग पॉइंट्स। ये इन कॉन्सेप्ट्स को जानना जरूरी है। व्हाट आर एटॉमिक ऑर्बिटल्स, व्हाट इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, व्हाट इज ओवरलैपिंग ऑफ द एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप करते क्यों हैं और क्या है ओवरलैपिंग, कॉन्सेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन का मतलब क्या है, principles of variation and superposition, concept of appearance of different forces between the atoms, atoms के बीच में different forces appear क्यों होते हैं, उस concept को ध्यान रखना जरूरी है। concept of attraction and repulsion forces, concept of energy variation during bond formation, bond बनाते टाइम, bond टूटते टाइम energy में variation क्यों होता है। qualitative and non-mathematical concept for valence bond theory, in simple way how it is used, कैसे यूज किया जा सकता है, क्या समझाने के लिए इसको यूज किया गया, एंड दैट इज टू एक्सप्लेन व्हाई एंड व्हेन एटम्स कंबाइन, कि एटम्स कंबाइन क्यों करते हैं और कब कंबाइन करते हैं। नंबर 2, सम कॉम्बिनेशंस आर पॉसिबल बट अदर्स आर नॉट। कुछ कॉम्बिनेशन पॉसिबल हैं, कुछ मॉलिक्यूल्स बन सकते हैं जबकि दूसरे पॉसिबल नहीं है। जैसे एग्जांपल के फॉर्म में H2 इज पॉसिबल बट He2 इज नॉट पॉसिबल। तो ऐसा क्यों होता है? तो सिंपल क्वालिटेटिव एंड नॉन मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट फॉर द थ्योरी इज, नंबर 1, अट्रैक्शन वर्सेस रिपल्शन कॉन्सेप्ट। When two hydrogen atoms Ha and Hb, two different names are given to hydrogen atoms, these come together, जैसे ही एक दूसरे के पास आते हैं, there are
न्यू अट्रैक्शन एंड रिपल्शन फोर्सेस। कुछ नए अट्रैक्शन फोर्सेस बनते हैं, एक हाइड्रोजन के न्यूक्लियस और दूसरे हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन के बीच। और कुछ बनते हैं रिपल्शन फोर्सेस, वन हाइड्रोजन का न्यूक्लियस एंड सेकेंड हाइड्रोजन का न्यूक्लियस, इनमें होता है रिपल्शन। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन को रिपेल करते हैं, मीन्स रिपल्शन इन इलेक्ट्रॉन ऑफ वन हाइड्रोजन एटम एंड अदर। तो यहाँ पर इनको अगर हम ध्यान से देखते हैं तो इन केस ऑफ हाइड्रोजन, जब दो हाइड्रोजन एटम्स एक साथ आते हैं, देयर आर टू न्यू अट्रैक्शन फोर्सेस एंड टू न्यू रिपल्शन फोर्सेस। अट्रैक्शन फोर्सेस एंड रिपल्शन फोर्सेस दो संख्या में बनते हैं, दोनों बराबर हैं, but because the magnitude of attraction force is more than repulsion force, means attraction means loss of energy, repulsion means gain of energy. So attraction force में जो एनर्जी का लॉस होता है वो रिपल्शन के दौरान इंक्रीज होने वाली एनर्जी से ज्यादा है। बिकॉज दोनों फोर्सेस सेम है, इट मीन्स कि थोड़ी सी एनर्जी कम हो जाती है, रिलीज हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है जब दो हाइड्रोजन एटम्स एक साथ आते हैं, और इसीलिए हाइड्रोजन मॉलिक्यूल स्टेबल है, एंड दैट्स व्हाई इट इज पॉसिबल। नाउ एनर्जी कॉन्सेप्ट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ H2। H2 के फॉर्मेशन के लिए एनर्जी कॉन्सेप्ट से भी एक्सप्लेन किया जा सकता है। व्हेन टू हाइड्रोजन एटम अप्रोच ईच अदर, अट्रैक्शन फोर्सेस इंक्रीज एंड पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज। मतलब जब दो हाइड्रोजन एटम एक दूसरे से इनफाइनाइट डिस्टेंस पर हैं तो उनके बीच में ना कोई अट्रैक्शन है ना कोई रिपल्शन है, इसलिए उनकी एनर्जी जीरो मानी जाती है, ना कोई अट्रैक्शन है ना कोई रिपल्शन। बट जैसे जैसे वो एक दूसरे की तरफ आते हैं अट्रैक्शन फोर्सेस इंक्रीज होने लगते हैं। अल्टीमेटली स्टेज इज रीच्ड, एक ऐसी स्टेट आती है when two hydrogen atoms are a distance of 74 picometer, एक पर्टिकुलर डिस्टेंस तक आने के बाद नेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड नेट फोर्स ऑफ रिपल्शन दीज आर बैलेंस्ड। ना अट्रैक्शन ज्यादा है ना रिपल्शन ज्यादा है, उस टाइम पर सिस्टम के पास होती है मिनिमम एनर्जी एंड दैट इज स्टेबल। तो H2 उस कंडीशन में स्टेबल होगा, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल इज फॉर्म्ड, and at this stage two hydrogen atoms are bonded together. So H2 का molecule stable होगा because energy gets released. When the bond is formed between two hydrogen atoms, so hydrogen molecule is more stable than isolated atoms. दो हाइड्रोजन एटम जब अलग अलग थे, सेपरेट थे, सिंगल हाइड्रोजन एटम के कंपैरिजन में हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में एनर्जी थोड़ी सी लेस होगी बिकॉज अट्रैक्शन फोर्स के कारण एनर्जी रिलीज हो चुकी है, और इसी अमाउंट ऑफ एनर्जी को जो कि रिलीज हुई है हाइड्रोजन मॉलिक्यूल को बनाने के लिए, दो हाइड्रोजन में बॉन्ड बनाने के लिए, दिस एनर्जी इज नोन एज बॉन्ड एंथैल्पी। तो वेरिएशन इन इंटरेक्शन फोर्सेस एंड एनर्जी विद इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, इसको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं इस डायग्राम के थ्रू। इसके लिए हम राइट साइड से स्टार्ट करेंगे। Exact right side when two hydrogen atoms are at a distance, एक दूसरे से काफी दूर हैं तो उनके बीच में कोई इंटरेक्शन नहीं है, नो अट्रैक्शन नो रिपल्शन। अब वो धीरे धीरे उनके बीच का डिस्टेंस कम होने लगा है, सो इंक्रीज्ड अट्रैक्शन। पॉइंट नंबर 2, these are covering some region of each other, दोनों एक दूसरे के पास आने लगे हैं और एक दूसरे को थोड़ा सा कवर भी करने लगे हैं, लेकिन उसके बाद एक पर्टिकुलर डिस्टेंस है 0.74 एंगस्ट्रॉम और 74 पिकोमीटर। इस डिस्टेंस पे आने के बाद दोनों के बीच में बैलेंस्ड अट्रैक्शन रिपल्शन है। इट मींस हाइड्रोजन मॉलिक्यूल इस बॉन्ड लेंथ पर, ये कहलाएगी 0.74 एंगस्ट्रॉम इसकी बॉन्ड लेंथ। तो इस पॉइंट पर हाइड्रोजन मॉलिक्यूल स्टेबल होगा। बट एग्जैक्ट लेफ्ट साइड में देखेंगे, अब हम अगर दो हाइड्रोजन एटम्स को और नजदीक लाते हैं या दो हाइड्रोजन एटम और ज्यादा पास आ जाते हैं बाय एनी फोर्स, तो इन दैट केस रिपल्शन फोर्स विल इंक्रीज। रिपल्शन फोर्स की क्वांटिटी अट्रैक्शन से ज्यादा हो जाएगी और फिर से दोनों हाइड्रोजन एटम सेपरेट हो जाएंगे और हाइड्रोजन मॉलिक्यूल स्टेबल नहीं होगा। तो ये इंडिकेट करता है किस तरीके से
हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल बन सकता है और कब बन सकता है। अब इसी बात को हम सिचुएशंस की फॉर्म में स्टडी करेंगे। नंबर 1 सिचुएशन, व्हेन द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस इज ग्रेटर देन 74 पिकोमीटर, मीन्स दो हाइड्रोजन एटम्स एक दूसरे से काफी डिस्टेंस पर हैं, लेकिन अनंत डिस्टेंस पर नहीं है, इनफाइनाइट डिस्टेंस पर नहीं है। उस टाइम पर रिपल्शन कम होगा, अट्रैक्शन थोड़े इंक्रीज होंगी, एटम्स एक दूसरे के पास आएंगे, स्मॉल ओवरलैपिंग होगी और बॉन्ड काफी वीक होने के चांसेस हैं, अभी बॉन्ड नहीं बनेगी। सिचुएशन नंबर 2 में जब डिस्टेंस 74 पिकोमीटर होगा, इतना पास आ चुके हैं दोनों एटम्स, इस पर्टिकुलर डिस्टेंस पर अट्रैक्शन रिपल्शन सेम होंगे, बॉन्ड स्ट्रॉन्गेस्ट होगा, बिकॉज उस टाइम पर मैक्सिमम ओवरलैपिंग होगी। ओवरलैपिंग मीन्स एक दूसरे को कवर करना, एक दूसरे के इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स को कवर करना। उस टाइम पर लोएस्ट एनर्जी होगी मॉलिक्यूल की और इसीलिए वहां पर बन जाएगा हाइड्रोजन के दो हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड और मॉलिक्यूल H2। बॉन्ड एंथैल्पी इज -435.8 किलोजूल, मींस एनर्जी इज रिलीज्ड। सिचुएशन नंबर 3, डिस्टेंस इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस इज लेसर देन 74 पिकोमीटर एंड आफ्टर दिस डिस्टेंस, इतना क्लोज आने के बाद रिपल्शन फिर से इंक्रीज होंगे अट्रैक्शन के कंपैरिजन में, एंड टू हाइड्रोजन एटम्स टू मच ओवरलैप ईच अदर, इतने क्लोज आ जाएंगे कि उनके बीच में रिपल्शन फोर्स आने लगेगा और बॉन्ड हो जाएगा वीक एंड एटम्स गेट सेपरेटेड। तो इस तरीके से अलग अलग सिचुएशंस में हाइड्रोजन की एनर्जी वाइज कंडीशन शो की जा सकती है और इसीलिए इंडिकेट कर सकते हैं कि एनर्जी वाइज जब एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पर दो एटम्स एक दूसरे के पास होंगे उस टाइम पर ही बॉन्ड बन सकता है, ना उसके ज्यादा डिस्टेंस पर ना ही उससे कम डिस्टेंस पर। नाउ व्हाई He2 इज नॉट फाउंड, अब हमें एक्सप्लेन करेंगे कि He2 बनता क्यों नहीं है, ये स्टेबल क्यों नहीं है। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी इस बात को एक्सप्लेन कर सकती है और इसके अकॉर्डिंगली जब दो हाइड्रोजन के कंपैरिजन में दो हीलियम एटम्स एक दूसरे के पास आते हैं तो यहाँ पर है अट्रैक्शन फोर्सेस बन रहे हैं 4, जिनको इंडिकेट किया गया है डॉटेड लाइंस पर डबल एरो के थ्रू, एंड टोटल रिपल्शंस आर 5। अट्रैक्शन फोर्स विल बी between nucleus of one helium and electrons of other helium. So repulsion will be nucleus of two helium atoms, electrons of two helium atoms and electrons of same helium atoms. तो इस तरह से इनको अगर हम ध्यान से देखें डायग्राम को तो जितने सॉलिड लाइंस हैं ये इंडिकेट कर रही हैं रिपल्शन और जो डॉटेड लाइंस हैं ये इंडिकेट कर रहे हैं अट्रैक्शन। सो वी कैन से दैट attraction is lesser than repulsion, so energy will increase। तो एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी बिकॉज दो हीलियम एटम जब पास आते हैं अट्रैक्शन फोर्स के कंपैरिजन में दोनों के बीच रिपल्शन ज्यादा होगा, एंड सो हीलियम मॉलिक्यूल इज नॉट फॉर्म्ड, इट विल नॉट बी स्टेबल एंड दैट्स व्हाई He2 is not formed। That's all for today। आज के लिए इतना ही। Thank you। Keep watching, like, share and subscribe। Thank you।